हेलो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसे कि इस हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। कार्बन और कार्बन से बने कंपाउंड के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे, कुछ ऐसे टर्म जो कि इस पूरे चैप्टर में यूज आएंगे, और ये पूरे केमिस्ट्री में भी ये सब टर्मिनोलॉजी यूज आएगा। तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है एटम। हम जानेंगे इस एटम के बारे में। एटम क्या है? किसी भी मैटर का बेसिक बिल्डिंग मटेरियल है, जो कि इस यूनिवर्स में कोई भी मैटर हो उसका जो बेसिक बिल्डिंग मटेरियल है वो क्या है? एटम। जो बेसिक बिल्डिंग पार्ट है जिससे कि वो बनता है। सबसे पहला ये मटेरियल क्या है? बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। जैसे कि हम समझते हैं घर, एक जो रूम है उसको बनाने के लिए क्या बहुत सारे ईंटें जोड़े जाते हैं, और वो बहुत सारे एक ईंट से जोड़ कर पूरा का पूरा दीवार और घर बन जाता है। तो उस घर का, उस रूम का लगा हुआ जो एक ईंट है वो क्या है? उसका एक पार्ट, उसका यूनिट पार्ट क्या है? वो उसको हम एटम की तरह ले सकते हैं। वो उसका बेसिक बिल्डिंग मटेरियल है जो कि उस पूरे घर को बनाया है। वैसे ही इस यूनिवर्स में कोई भी मटेरियल ले लें, हम कोई भी मैटर ले लें, उसका जो बेसिक मटेरियल होगा, बेसिक बिल्डिंग पार्ट होगा, वो क्या होगा? एटम होगा। अब हम इस एटम को थोड़ा सा डीप में समझेंगे कि एटम भी किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। आइए हम इसके अंदर चलते हैं एटम के, कि एटम किस तरीके से बना हुआ है। देखो, ये एक मॉडिफाइड इमेज है किसी एटम का। एटम के अंदर, जैसे कि मैंने बताया कि एटम के अंदर एटम भी सब यूनिट पार्ट से, सब और भी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनता है। वो क्या है? उसका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस एटम का जो सबसे कोर वाली पार्ट है वो क्या है? इसका न्यूक्लियस। और जो इसके चारों तरफ ये जो लाइनिंग दिख रही है, जो खाली जगह दिख रहा है गोल गोल सा, वो क्या है? इसके ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्बिट क्या है? ये इसका शेल है। सेल समझो, सेल का मतलब क्या है? सबसे पहले समझो कि शेल का क्या मतलब है। शेल का मतलब है डब्बा या खाली जगह या फिर डब्बा। और इस सेल को डिनोट किया जाता है KL MN। इस अल्फाबेट से, इस लेटर से, KLMNOP से डिनोट किया जाता है इस शेल के नंबर को। इसका नॉमेनक्लेचर कर दिया गया, इसका नेमिंग कर दी गई, इस शेल का नाम दे दिया गया KLMN लेटर से। और इस शेल को के नंबर्स को, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर डिनोट करने के लिए इसको N से भी डिनोट किया जाता है। जैसे कि अगर ये पहला नंबर का शेल है तो इसको कहेंगे हम N = 1, और ये दूसरा नंबर का शेल है तो इसको कहेंगे हम N = 2। शेल को N से भी डिनोट किया जाता है। आओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक पूरे एटम का डायग्राम है। ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस है, ये शेल है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में घूमते रहते हैं पूरा सर्कल, जैसे कि हमारे अर्थ तो सन के चारों तरफ से घूमता है, चक्कर लगाता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब हम एग्जांपल से समझते हैं इस एटम को। जैसे कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन और इट्स कंपाउंड। कार्बन क्या है? एक एटम है। तो सबसे पहले हम कार्बन एटम को ही समझ लेते हैं कि ये कार्बन एक एटम है, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। कार्बन एटम को कैपिटल C से डिनोट किया जाता है, जिसके पास 6 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन है और 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। अब हम समझते हैं कि ये मास और ये नंबर किस चीज से पता चलता है, कैसे पता चलता है कि इसका ये इतना नंबर ऑफ मास होगा और इतने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होंगे। इसके लिए जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था उसको समझते हैं। उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या उसकी मास बताता है, मास नंबर बताता है। ठीक है, किसी भी एटम का मास नंबर क्या बताता है? उस एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। और किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। आओ समझो इसको, थोड़ा डायग्राम से समझो, अच्छे समझ में आएगा। हम लिए हैं ये कार्बन एटम।
कार्बन एटम सबसे अंदर, इस एटम के सबसे अंदर गए हम, तो इसके अंदर हमने पाया कि इसके पास प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, जो कि इसका न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अब कार्बन एटम हम लिए हैं, हम क्या बनाया है, कार्बन एटम का डायग्राम बना रहे हैं। सबसे अंदर गए कार्बन एटम को देखा तो उसके न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या दिखा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसको ऐसे समझो और अच्छे से, इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ सब पार्टिकल दिखे, छोटे छोटे कण दिखे, और ये कण पार्टिकल दो तरीके के हैं। एक तो ब्लैक कलर से मैंने डिनोट किया है और एक है जो उसको ब्लू कलर से डिनोट कर रहा हूं। दो अलग अलग तरीके के पार्टिकल इस न्यूक्लियस के अंदर हमें दिखाई दिए। दो तरीके के पार्टिकल थे जिसका नेचर देखा गया तो एक का नेचर जिसके पास चार्ज था और एक का नेचर ऐसे था कि जिसके पास कोई चार्ज नहीं था। तो इस चार्ज वाले पार्टिकल को प्रोटॉन कह दिया गया और इस बिना चार्ज वाले पार्टिकल को न्यूट्रॉन कह दिया गया। अब फिर देखा गया कि इसके बाहर जो ऑर्बिट है, उसके ऑर्बिट या फिर शेल के अंदर क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसका जब नेचर देखा गया तो ये भी चार्ज पार्टिकल पाया गया और इस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कह दिया गया। इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज मान लिया गया और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज मान लिया गया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि इस पूरे ऑर्बिट में, शेल में घूमता रहता है, हर जगह रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। हम लिए हैं कार्बन एटम को, इसको समझने के लिए हम कार्बन एटम को लिए हैं क्योंकि हम कार्बोनेटेड कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो कोई भी साइंटिस्ट सबसे पहले ये कैसे पता लगा पाएगा कि ये एटम कौन सा है? इसके लिए सबसे पहले उसको उस एटम को एलाबोरेट करके देखना पड़ेगा कि इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। सिंपली इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर गिन ले तो उससे ये पता चल जाएगा कि ये कौन सा एटम है। जैसे कि हाइड्रोजन को अगर लिए हम, हाइड्रोजन को एलाबोरेट करके देखा तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और उसके न्यूक्लियस में देखा तो एक ही प्रोटॉन थे, तो साइंटिस्ट ने उसका नाम रख दिया हीलियम। वैसे ही कार्बन को देखा गया तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 प्रोटॉन थे और 6 न्यूट्रॉन थे, तो इसका नाम रख दिया गया कि ऐसे एटम जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कहेंगे, हम कार्बन एटम कहेंगे। तो अब जब भी कोई भी नया प्रोडक्ट ऐसा कोई चीज दिखा जिसके पास की 6 इलेक्ट्रॉन है तो उस प्रोडक्ट के उस बिल्डिंग मटेरियल, बेसिक बिल्डिंग मटेरियल को जिसको कहेंगे हम एटम, उस एटम को हम नाम क्या देंगे, कार्बन। क्यों? क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। अब समझते हैं कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसकी टोटल संख्या यहाँ पर देखो, प्रोटॉन 6 नंबर में है और न्यूट्रॉन भी 6 नंबर में है। इस कंबाइंड टोटल नंबर को मास नंबर कह दिया जाता है। यही इसकी वेट डिसाइड करता है, मास डिसाइड करता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम उस एटम के एटॉमिक नंबर को डिसाइड करते हैं। एटम समझ में आया? एटम अच्छे समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया, अगर और कुछ रह जाए तो कमेंट करके जरूर बताना। एटम के ही दूसरे एग्जांपल को अगर हम देखें कि उसको अरेंज कैसे करते हैं, चलो आओ देखते हैं। एटम के कोई दूसरा अगर एटम लेते हैं हम, इस एग्जांपल ले लेते हैं हम क्लोरीन का। क्लोरीन को Cl से डिनोट किया जाता है और क्लोरीन के पास टोटल 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 17। ठीक है, और इसको ओपन करके देखते हैं कि ये कैसे अरेंज होगा, इसका इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होगा। सबसे पहले फिर से हम वही डायग्राम बनाएंगे, एलाबोरेट करेंगे। इसको माइक्रोस्कोप से देखें, बहुत डिटेल व्यू से देख रहे हैं हम इसको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसके अंदर देख रहे हैं हम कि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे है, प्रोटॉन कहाँ पर है, न्यूट्रॉन कहाँ है, फिर से उसी को चेक करेंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है, यानी इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एटम में कितने होंगे, 17। और प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, क्योंकि कोई भी एटम न्यूट्रल होना चाहता है, चार्ज नहीं रखना चाहता। इस वजह से इस एटम के पास जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे। प्रोटॉन को हम लोग पॉजिटिव चार्ज मानते थे, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज मानते हैं। तो 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव चार्ज है और 17 नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव मिलके कैंसिल हो जाते हैं और कोई चार्ज इस एटम पर नहीं बचता। और जो न्यूट्रॉन है वो तो न्यूट्रल है ही, उसके पास कोई चार्ज है नहीं। तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डबल यानी 17 प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं इसमें 18 होते हैं। तो इसके मास नंबर कितने हो गए, 35। आओ इसको हम
थोड़ा सा डिटेल समझते हैं इसके अंदर जाके। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होंगे, घूमेंगे। सबसे पहला सेल में, शेल क्या है, एक पहले मैंने बताया जैसे कि डब्बा है, डब्बा एक घर की तरीके से ले लो कि एक रूम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। सबसे पहला नंबर ऑफ जो सेल है n = 1 नंबर का जो सेल है उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। जो पहला शेल है इसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, इसके पास इतना ही जगह है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को ही रख सकता है। क्लोरीन एटम को हम लोग देख रहे हैं, इसके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स। पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। जो दूसरा शेल है, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं। उसकी कैपेसिटी ही, उस घर की, उस शेल की कैपेसिटी ही सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम रखने की है। तो दूसरा शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। दूसरा शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो तीसरा शेल है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो, क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन में से हमने कितना भर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन्स तो रख दिए, फिल कर दिए उस घर में। 2 घर में 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब तीसरा घर में पहुंचते हैं, तीसरा शेल में जाते हैं हम। इसके पास 17 में से 10 भर दिए तो कितने बचे, 7 बचे। और इस घर की कैपेसिटी क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो 7 बचे इलेक्ट्रॉन को हम थर्ड शेल में रख देंगे। इसमें अब ये एटम क्या कंप्लीट हो गया, क्लोरीन का एटम कंप्लीट हो गया। इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी एटम का। तो दूसरा टर्म्स क्या है, एलिमेंट। ये सब वर्ड हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको क्यों जान रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे पूरे चैप्टर में, पूरे केमिस्ट्री में यूज आते हैं। इस वजह से सबसे पहले हम इसी को समझ ले रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन फिर ना रहे। आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये सब वर्ड्स बार बार आएंगे, तो हमें कंसेप्ट समझने में ईजी होगा। इस वजह से चलो, तब दूसरा जो टर्म्स है वो हमारा क्या है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को समझते हैं। एलिमेंट्स किसी भी मैटर का प्योर पार्ट होता है, समझो। एलिमेंट्स क्या है, प्योर सब्सटेंस है किसी भी मैटर का। मैटर समझ लो, मैटर क्या है, मैटर कोई भी ऐसी चीज जो कि स्पेस घेरे, वो क्या है, मैटर। जैसे कि हवा में ये मार्कर ही है, मार्कर का ये शेप साइज है और इसको कहीं भी रखेंगे, हवा में ही रखे हैं तो ये कोई कितना भी अपने साइज के अकॉर्डिंग ये जगह घेर रहा है, इसके पास मास है और ये जगह घेर रहा है। तो किसी चीज के पास मास हो और वो जगह घेरे तो उसको क्या कहेंगे, मैटर। और मैटर में ही कुछ चीजें प्योर होते हैं, कुछ चीजें इम्प्योर होते हैं, मिक्सचर होते हैं। तो जैसे अगर सिर्फ पानी को ले तो वो क्या है, प्योर है। अब उसमें सॉल्ट डाल दें, चीनी डाल दें और भी वैरायटी का बहुत चीजें डाल दें तो वो अलग अलग चीज जो डाले वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो वैसे ही एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस का पार्ट है। जैसे कि हम समझे कि एटम एक बेसिक बिल्डिंग है, वैसे ही एलिमेंट्स भी सबसे बेसिक पार्ट होता है किसी भी मैटर का। अब पीरियोडिक टेबल को अगर तुम देखे होगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, तो उसमें बहुत सारे एटम्स अरेंज किए हुए हैं। इस साइड एस ब्लॉक करके बनाया हुआ है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक नीचे, इधर पी ब्लॉक और ये नीचे में एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ये सब हाइड्रोजन, लिथियम है। फिर इधर पी ब्लॉक में भी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब है। अब वैसे ही ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो एलिमेंट्स इसको कह सकते हैं। एलिमेंट्स को सबसे सिंपल समझा जाए तो एलिमेंट्स को कहेंगे ओनली वन काइंड ऑफ एटम अगर है किसी के पास तो वो क्या है, एलिमेंट। सिर्फ एक तरीके का एटम अगर हो, जैसे अगर किसी मैटर के पास सिर्फ ऑक्सीजन 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 ही है तो एक तरीके का एटम है, उसके पास कौन सा एटम है, ऑक्सीजन, तो वो क्या है, एक एलिमेंट है। अगर किसी के पास हाइड्रोजन 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 ही हो, सिर्फ हाइड्रोजन ही हो तो वो क्या है, एलिमेंट। और इसी से रिलेटेड क्या वर्ड आता है, तीसरा टर्म्स भी वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा, कंपाउंड्स। ये जो है कंपाउंड, 2 या 2 से अधिक तरीके के एटम से मिलकर बनता है तो वो क्या है, कोई भी मैटर 2 या 2 से अधिक तरीके के एटम से मिलकर बने तो वो क्या है, कंपाउंड। अगर सिर्फ एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने तो वो क्या है, एलिमेंट। और अलग अलग तरीके के एटम से मिलकर बने, अलग अलग काइंड के एटम से मिलकर बने तो वो क्या है, कंपाउंड। आइए इसके एग्जांपल समझते हैं। एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, कार्बन के चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, कार्बन को ही लिए तो कार्बन तो एटम है ही, साथ में ही हम इसको एलिमेंट भी कह सकते हैं। कार्बन एटम भी कहेंगे, कार्बन का एलिमेंट भी कह सकते हैं। अगर सिर्फ कार्बन का ही ग्रुप है तो उसको कार्बन का एलिमेंट कह सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं जैसे H2। इस H2 में सिर्फ हाइड्रोजन एटम ही है तो ये क्या है, एलिमेंट है। और देखो O2, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन एटम ही है तो ये क्या है, ऑक्सीजन का एलिमेंट है। अब ये बताओ, इसमें कार्बन एटम है, साथ में ही ऑक्सीजन एटम है,
ठीक है, ऑक्सीजन एटम भी प्रेजेंट है और कार्बन एटम भी प्रेजेंट है। तो इस कंबाइंड फॉर्म को क्या कहोगे, बता सकते हो? इस कंबाइंड फॉर्म को कंपाउंड कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा तरीके के एटम है। कौन कौन सा एटम? कार्बन और ऑक्सीजन। इसमें 2 तरीके के एटम है। तो ये जो इसको क्या कहेंगे कि ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे कि ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है या फिर ऑक्सीजन एटम का एलिमेंट है। इसको क्या कह सकते हैं हम? कार्बन का एलिमेंट या फिर कार्बन एटम भी कह सकते हैं। एलिमेंट का और एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन जो है, अगर सिंगल इसको देखते हैं पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो नाइट्रोजन सिर्फ N से डिनोट किया जाता है, लेकिन इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है, एग्जिस्टेंस जो एटमॉस्फेयर में जो हमारे अर्थ पे पाया जाता है वो N2 के फॉर्म में पाया जाता है, N2 के फॉर्म में रहता है, यानी ये बॉन्ड करके कंबाइन हो जाता है, ये N2 के फॉर्म में रहता है। तो इसको क्या कहेंगे हम, बताओ? नाइट्रोजन का एलिमेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही तरीके का 2 एटम मिला हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे हम? नाइट्रोजन का एलिमेंट कहेंगे। और सबसे सिंपल एग्जांपल, अगर H2O को देखें तो क्या आप बता सकते हैं कि इसको क्या कहेंगे? हाँ सही, इसको हम कहेंगे वाटर का कंपाउंड, वाटर का कंपाउंड कहेंगे इसको। ठीक, ये वाटर का कंपाउंड है। इसमें एक से ज्यादा तरीके के एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, अगर सिर्फ हाइड्रोजन को देखें तो ये क्या है? एलिमेंट है। और सिर्फ ऑक्सीजन को देखें, अगर इसको अलग करें, सिर्फ ऑक्सीजन को देखें तो इसको क्या कहेंगे हम? एटम। लेकिन ये सिर्फ एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, रहता किस फॉर्म में है? O2 के फॉर्म में रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन का एलिमेंट, ऑक्सीजन का एलिमेंट कहेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम चौथे टर्म्स को समझेंगे जिसका नाम है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स को जानो कि इसमें जो भी मैटर एक ही तरीके के यानी वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने या फिर एक से ज्यादा तरीके के एटम से मिलकर बने तो वो क्या है? उसको हम मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। अब ये कुछ सिमिलर सा लग रहा होगा एलिमेंट और कंपाउंड से कि एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना तो उसको कहते हैं एटम, और एक से ज्यादा तरीके के एटम से मिलकर बना तो उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड। तो ये एलिमेंट और कंपाउंड को कंबाइंड फॉर्म में अगर हम ले ले तो उसको क्या कहेंगे हम? मॉलिक्यूल्स। समझो, यानी इस डिफिनेशन के हिसाब से मॉलिक्यूल्स, हम किसी भी चीज को हम मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। देखो, जैसे O2 हुआ, O2 क्या है? एक एलिमेंट है। और H2O हुआ, H2O क्या है? एक कंपाउंड है। O2 में एक ही तरीके के एटम है, ठीक, और H2O में अलग अलग तरीके के एटम है। इन दोनों को अगर एक ग्रुप में रखें, किसी भी चीज को, इन दोनों को कंबाइन, इसको भी हम मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं और इसको भी हम मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों को हम मॉलिक्यूल्स के अंदर ले सकते हैं। यानी किसी भी चीज को हम मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। अगर वो कंपाउंड है तभी वो मॉलिक्यूल्स है, अगर वो एलिमेंट्स है तभी वो मॉलिक्यूल्स है, अगर वो एटम है तभी वो मॉलिक्यूल्स है। यानी कोई भी चीज को हम मॉलिक्यूल्स कह देते हैं। अब इसको इस मॉलिक्यूल्स को स्पेसिफाई करने के लिए 2 पार्ट में कर दिया गया। एक को कर दिया गया एलिमेंट, एक को कह दिया गया कंपाउंड। एलिमेंट्स को जानने के एलिमेंट्स इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें सेम तरीके के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड इसलिए कहा गया कि उसमें 2 या 2 तरीके ज्यादा तरीके के एटम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि इस चैप्टर्स में आगे हमेशा यूज आएगा। इस वजह से इस टर्म्स को हम लोग समझे, अच्छे से समझ में आया। आई होप। अगर कुछ कोई भी अगर फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं।